हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवेल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 37 एपिसोड्स चल चुकी हैं और आज हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 38, जिसमें रिदार हमजा की भी अब नई स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है, बल्कि नई लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं एपिसोड नंबर 38 की तरफ, चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक। किसने की है ये हरकत? किस में इतनी हिम्मत पैदा हो गई कि वो मलिक रऊफ पर हाथ डाले? मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान करवा दिया। इस माल को एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने कितने महीने इंतजार किया था, तुम्हें कुछ पता है? वो अपने प्राइवेट रूम में खड़ा अपने खास बंदे पर चीख रहा था, जिसको उसने ड्रग्स एक्सपोर्ट करने का काम सौंपा था। उसने अभी आकर उसे खबर दी कि उसका सारा माल पकड़ा जा चुका है। साहब, मालूम नहीं किसने ये हरकत की है, कैसे पुलिस को खबर हो गई और एसपी भी तब्दील हो चुका है। मैं खुद बड़ी मुश्किल से निकला हूँ वहाँ से, मेरी कोई कोताही नहीं है, मैं तो माल खुद लेकर गया था। वो मलिक के गुस्से से डरते हुए मनमुनाया, उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। तो खुद भी पकड़वा देते ना, अपने आप को बचाकर क्यों लेकर आए हो? मेरा माल तुम्हारी जान की कीमत से कहीं ज्यादा था, मेरा इतना नुकसान करवा दिया और अब मेरे सामने खड़े होकर मनमना रहे हो? 10 मिनट के अंदर मुझे इस इंसान का नाम अपनी टेबल पर चाहिए जिसने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की है। अब इतनी शक्ल गुम करो, ये ना हो कि देखने लायक ही ना बचो। मलिक उसे देखते हुए दहाड़ा तो वो सहम कर वहां से निकलता गया, क्योंकि थोड़ी देर उसके सामने खड़ा रहता तो वो गुस्से में उसकी जान लेने में भी देर न करता। हामिद, जो यूनी के लिए निकल रहा था, अपने बाप की आवाज सुनकर रूम की तरफ आया। जहाँ से आवाज आ रही थी, मलिक उसे अक्सर अपनी स्टडी के तौर पर इस्तेमाल करता था। यहाँ हामिद कभी कभार ही आता था। क्या हुआ है? कौन से माल का नुकसान हुआ है? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? जब वो रूम में आ रहा था तो उसने मलिक को माल का जिक्र करते हुए सुना। फिर उस आदमी को मलिक के रूम से निकलता देखा। उसके चेहरे पर डर के तासरात देखकर हामिद ने बाप के गुस्से का अंदाजा लगाया। कुछ नहीं बेटा, बस कुछ सामान मंगवाया था ऑफिस के लिए, तो उसका नुकसान करवा बैठे हैं बेवकूफ लोग। हामिद को अपने रूम में देखकर मलिक का रंग फिक हुआ। उसने हामिद के तासरात नोट करते हुए झूठ गढ़ा, क्योंकि हामिद की नजरों में उसका बाप एक अच्छा, रहमदिल और असूल पसंद इंसान था। उसे अपने बाप के काले कारनामों का कोई इल्म नहीं था। तो उसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है बाबा? आपके पास कौन सी कमी है पैसों की, और आ जाएगा सामान। उसने गिलास में पानी अंडेला और मलिक को देते हुए कहने लगा, बेटा बस कुछ ऑफिस की भी टेंशन है, तो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया। हामिद का जवाब देकर उसने पानी का गिलास लबों से लगा लिया और घूंट घूंट करके पानी पीने लगा। इसीलिए कहता हूँ मुझे ऑफिस ज्वाइन करने दे बाबा, अब आप घर रेस्ट किया करें। मलिक के हाथों से गिलास लेकर उसने टेबल पर रखते हुए कहा, नहीं मेरे शेर, तुम्हें भला क्या जरूरत है ऑफिस ज्वाइन करने की? अभी तुम्हारा बाप जवान है, तुम बड़े हो क्या? अपने बाप को बूढ़ा ही समझने लगे हो। उसने हंसते हुए बात टालना चाहिए, क्योंकि उसने अपने ऑफिस में भी काफी गैर कानूनी काम शुरू किए हुए थे। लड़कियों को बेचने से पहले वो उन्हें ऑफिस के लिए ही बेसमेंट में रखता था, जहां अपनी हवस पूरी करने के बाद उन्हें बेच के आगे देता। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा बाबा, बस कल से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ, बल्कि आज से ही। आज घर में रेस्ट करें आप, और कोई मजीद टाल मटोल से काम नहीं चलेगा। आपको इस उम्र में काम करते देख नहीं सकता। मामा जानी भी नहीं है जो आपका ख्याल रखते। आप अपनी खिदमत तो करने का मौका दें मुझे। हामिद अपने बाप के पास बैठकर उसके शोल्डर्स दबाने लगा। अपनी माँ का जिक्र पर वो उदास हो गया। वो छोटा सा था जब उसकी माँ से उसे छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई थी। मेरा शेर क्यों उदास हो रहा है? मामा नहीं है तो क्या हुआ? बहुत से बच्चों की मामा नहीं होती। मैं हूं ना अपने बेटे के पास। मैंने कभी माँ की कमी महसूस होने दी? मैंने तो हमेशा हर मुमकिन कोशिश की कि तुम्हें माँ की कमी महसूस ना हो, लेकिन उसने हामिद के हाथ अपने कंधों से हटाए और प्यार से समझाने लगा, लेकिन फिर अधूरी बात छोड़कर चुप हो गया। ऐसी बात नहीं है पापा, आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। बस कभी कभी दिल में ख्वाहिश जागती है कि मम्मा भी हमारे साथ होती तो कितना मजा होता।
मामा जब जिंदा थी तो मुझे आज भी याद है, वो अक्सर बहुत उदास रहती थी। वो हमेशा मेरे चेहरे में किसी को खोजती रहती थी। शायद उनके पीछे कोई रिलेटेड हुआ हो, कोई भाई बहन। बाबा, मामा की जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ था क्या जो मैं नहीं जानता? अपनी मामा का जिक्र करते हुए वो माजी में खो सा गया। उसके होठों पर एक उदास सी मुस्कुराहट छाई हुई थी। आज कितने अरसे बाद वो बाप के साथ अपनी माँ की बातें कर रहा था। उसने जिंदगी में हमेशा माँ की कमी महसूस की, लेकिन कभी बाप के सामने जिक्र नहीं करता था, क्योंकि उसका ख्याल था कि उसका बाप भी उदास हो जाएगा। नहीं हामिद, तुम्हारी माँ की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमने मोहब्बत की शादी की थी, हमारी जिंदगी खुशी से भरपूर थी। क्या पता फिर क्या हुआ तो वो उदास रहने लगी थी। अपनी बीवी का जिक्र करते हुए उसके चेहरे पर दुख या मलाल का कोई आसार नहीं नजर आया, जैसे वो बेटे को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा बोल रहा हो। बस बेटा, वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। वो इतनी ही जिंदगी लेकर आई थी। खैर, उदास ना हो, बाहर जाओ, दोस्तों के साथ घूम फिर कर आओ, कहीं मूड अच्छा हो जाएगा। और अभी ऑफिस को भूल जाओ, नेक्स्ट वीक से फिर देखते हैं तुम्हारा ऑफिस का शौक कैसे पूरा करें। लेकिन अभी नहीं, अभी तुम एंजॉय करो अपनी जिंदगी को। हामिद के पीठ थपकते हुए उसने हामिद को इनडायरेक्टली ऑफिस जाने से मना कर दिया। अभी अगर हामिद जाता ऑफिस में तो उसके काले कारनामों के बारे में जान जाता। उसके बाद वो मलिक से नफरत करता, जो मलिक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बाबा, इट्स नॉट फेयर, उसने मुंह बसोरते हुए मलिक से कहा तो वो आगे से मुस्कुराने लगा। उसने दिल में शुक्र का कलमा पड़ा, वरना आज वो पक्का ऑफिस जाने का सोच चुका था। क्या हुआ है बेटा, ये सामान क्यों लेकर आए हो? माना कि रिदा से गलती हो गई है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम उसे घर से सामान समेत भेज दो। गलतियां इंसानों से ही होती हैं। ताशमीन ने आकर सूटकेस अलीजा के पाँव में फेंका तो निसा बेगम ने सोचा कि वो रिदा का सामान ले आया है और उसे घर से निकालने वाला है, इसलिए अच्छी बनकर उसे समझाने लगी, जबकि दिल से वो भी खुश थी कि इस जायदाद का एक वारिस तो घर से निकलेगा। बाकी हिबा अब अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, सही कह रही हैं आप, गलतियां इंसानों से ही होती हैं, लेकिन माफी तब दी जाती है जब आगे वाला इंसान अपनी गलती पर शर्मिंदा हो और वो बार बार एक ही गलती ना दोहराए। लेकिन यहाँ तो सीन ही उल्टा है। उसने दांत कचकचाते हुए अलीजा को देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। शायद वो समझ गई कि ये रिदा का सामान नहीं बल्कि उसका सामान है, क्योंकि अगर वो रिदा को घर से निकालता तो अभी बेटी दांत न निकाल रही होती। हमजा होनको की तरह ताशमीन को देख रहा था। आया वो किसी घर से निकालने वाला है? जबकि हेबा ने तो रिदा का बाजू जोर से पकड़ कर रखा था। वो हमेशा की तरह बेवकूफ निसा बेगम की बातों को सच समझ बैठी और रिदा को पकड़ लिया कि उसे नहीं जाने देगी। बार बार करती रही कि ये ऐसे काम बेगैरत, तुझे भाई की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है। और तो और हमजा कितना ज्यादा ख्याल करता था ताशी तुम्हारा। तुमने उस इज्जत पर ही हाथ डाला। बेचारे ताशी को क्या मालूम था कि वो आस्तीन में सांप पाल रहा है। अरे तुम। ताशमीन की बात पर उन्हें तो जैसे बोलने का मौका मिल गया और वो हमजा और रिदा को जलीकटी सुनाने लगी। तब ताशमीन ने उनकी बात काट दी। उनकी बातें सुनकर रिदा लुत्फ अंदोज हो रही थी, जबकि फूफो के इल्जाम लगाने पर हिबा की आंखों नमकीन पानी से भरने लगी। बस करें फूफो, मेरे दोस्त और मेरी बहन के किरदार पर आपको उंगली उठाने नहीं दूंगा। आप सही कह रही हैं कि मैंने आस्तीन में सांप पाल रखा था और वो हमजा नहीं बल्कि आपकी बेटी है। और हाँ, ये सामान रिदा का नहीं बल्कि अलीजा का है। रिदा जब जाएगी तो इज्जत के साथ रुखसत होकर जाएगी अपने भाई के घर से, जबकि अलीजा आज बेइज्जत होकर निकलेगी मेरे घर से। मैं उसे मजीद अपने घर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने जो जो करना था ये कर चुकी है। उसने अलीजा की तरफ इशारा करते हुए कहा तो निसा बेगम का रंग फिक हो गया। अब उन्हें समझ आई कि रिदा उनकी बातों के दौरान मुस्कुरा क्यों रही थी। भाई बहन ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। ये क्या कह रहे हो ताशमीन? उसने तो तुम्हें हकीकत से वाकिफ करवाया, वरना तुम्हारी आंखों पर अभी तक यकीन की पट्टी बंधी रहती। इसलिए घर से निकाल रहे हो उसे? किधर जाएगी वो? निसा बेगम का गुस्सा आसमान को छू गया। वो बोलते हुए हाँफने लगी। आपकी बेटी को दूसरों पर कीचड़ उछालने की आदत हो चुकी है। मैंने पहले भी उसे वार्न किया था। अब मैं ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन ये बात नहीं आएगी।
اب یہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے حمزہ کے فلیٹ والی بلڈنگ میں ایک فلیٹ لیا ہے، 2-3 کمروں کا، وہاں رہ سکتی ہے، اس کا اچھا گزارا ہو جائے گا۔ پڑھی لکھی ہے، جاب خود کرے، اپنے اخراجات تو خود اٹھا سکتی ہے نا۔ اور یہ مجھے کیا حقیقت بتائے گی؟ میں نے اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے پال کر بڑا کیا ہے، اس کے کردار کی وضاحت مجھے آپ یا آپ کی بیٹی سے نہیں چاہیے۔ الحمدللہ میری بہن آپ کی بیٹی سے 100 گنا زیادہ بہتر ہے۔ راتوں وہ کلبs میں نہیں جاتی، دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرتی، اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں جو آپ لوگ جانتے بھی ہیں۔ تاشفین ٹھنڈے لہجے میں کہتے ہوئے جا کر ردا کے پاس بیٹھ گیا۔ ہبا ردا کا ہاتھ چھوڑ کر تاشفین کو دیکھنے لگی، جو اس وقت تک دل بنا ہوا تھا۔ اس نے کب چاہا تھا کہ وہ گھر سے جائیں، حالانکہ ردا کے ساتھ انہوں نے جو کیا تھا ہبا کو بھی دکھ ہوا تھا، لیکن وہ انہیں گھر سے نکالنے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ ہمیں تمہارے فلیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی جائے گی اس گھر سے تو میں بھی جاؤں گی، یہاں میرا کیا کام؟ تمہارا گھر اور فلیٹ تمہیں بھی مبارک ہو۔ انہوں نے تاشفین کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا اور علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے چلنے کا کہنے لگی۔ چلیں امی، ہم خود چلتے ہیں، اور تم اپنی اس بدکردار بدچلن بہن اور بیوی کو سنبھالو۔ ایک گھر سے بھاگی ہوئی اور دوسری کمرے میں تمہارے دوست کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہی تھی۔ تم ہم پر کیا انگلی اٹھاؤ گے؟ پہلے اپنے گریبان میں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، تاشفین تیز کی تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے گال پر زور کا تھپڑ رسید کیا۔ جسٹ شٹ اپ یو بلڈی بچ! میں ایک اور لفظ نہیں سنوں گا، اپنی اس گھٹیا زبان کو سنبھالو، اور 1 منٹ سے پہلے اپنی گندگی اٹھا کر نکلو میرے گھر سے۔ تم تاشفین کے گھر رہنے کے لائق نہیں ہو۔ میری بہن یا بیوی پر انگلی اٹھانے سے پہلے تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم کتنی گھٹیا اور گری ہوئی لڑکی ہو۔ اس نے علیزہ کا بازو دبوچا اور لال انگارہ آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے پھنکارا۔ علیزہ کی تو ٹانگوں سے جان ہی نکل گئی، زبان اس کے تالوں سے چپک چکی تھی۔ ہبا جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ چھوڑو میری بیٹی کو، جنگلی انسان، چھوڑو! نسا بیگم نے اس کے ہاتھ سے علیزہ کا بازو نکالتے ہوئے کہا تو تاشفین نے اس کا بازو ایک جھٹکے سے چھوڑا، جس سے وہ سنبھل نہیں پائی اور نیچے گر پڑی۔ ہبا جو اس کے پاس آ رہی تھی وہیں اسٹل ہو گئی۔ حمزہ کے دل میں مانو ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ یہی جگہ ہے تمہارے قابل، نکلو میرے گھر سے فوراً۔ اور نسا بیگم آپ بھی جا سکتی ہیں، شوق سے۔ آپ نے ٹھیک کہا، میرے فلیٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اور آپ کی بیٹی اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کو کچھ دیا جائے، سو عزت سے خود نکلتی ہیں یا گارڈ کو بلاؤں؟ غصے میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے دماغ پر علیزہ کے کہے الفاظ سوار تھے، جس سے اس کا پارا مزید ہائی ہو گیا تھا۔ اب دونوں ماں بیٹی نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا اور سوٹ کیس اٹھا کر گھر سے نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد تاشفین سیدھا روم میں چلا گیا۔ ہبا ایک نظر اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے ردا کے پاس بیٹھ گئی۔ آہ ردا، ایسے لگ رہا ہے دل میں ٹھنڈی ٹھنڈی برف گر رہی ہے، سکون آ گیا۔ حمزہ نے پیچھے صوفے سے ٹیک لگا کے ریلیکس ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو ویورز، ایپیسوڈ نمبر 38 آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے سے آگاہ ہمیں ضرور کیجیے گا۔ تو فردر مور ایپیسوڈز کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تو جلدی ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا یہ ناول چاہوں گا تجھے آخری سانس تک۔